हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए एटम्स क्या होते हैं और एटम्स से मिलकर के ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सब कुछ हम इसमें अच्छे से देखेंगे। तो जो एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स थे ना, फिलोसोफर्स होते हैं ऐसे लोग जो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों के बारे में, सोच करके चीज़ों के बारे में पता लगाते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई होगी। तो एंशियंट मतलब पुराने समय के जो इंडिया के और ग्रीस के जो फिलोसोफर्स थे वो ये सोचते थे कि अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर, की जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, मैटर के अंदर भी तो जो चीज़ हमें दिख रही है, ठीक है, आपके हाथ में फिलहाल क्या है, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, लैपटॉप के अंदर क्या है, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना है। आपके अंदर क्या है, आपकी स्किन में क्या है, सबके अंदर एटम्स होते हैं, ठीक है। तो आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया अराउंड 500 बिफोर क्राइस्ट। लगभग आप समझ लीजिए आज से कई हज़ारों साल पहले हमारे देश में, इंडिया में ये समझ लिया गया था कि जो मैटर है ना, मैटर क्या होती है, आपके आसपास आपको जो भी कुछ दिख रहा है, जो भी दिख रहा है आपको, वो एक मैटर है। मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसको एटम बोलते हैं ना, उससे मिलकर बना होता है। एंशियंट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कन्नड़, ठीक है, महर्षि कन्नड़ जो थे, पोस्टुलेटेड दैट इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, मैटर को हिंदी में पदार्थ बोलते थे, अगर हम पदार्थ को तोड़ते जाएंगे तो हम लोग एक ऐसे छोटे पार्टिकल पर पहुंचेंगे जिसको फर्दर ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेटली अ स्टेज विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल बियॉन्ड विच फर्दर डिविजन विल नॉट बी पॉसिबल। अगर हम लोग तोड़ते जाएंगे, मैटर को तोड़ते जाएंगे, छोटे पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसको फर्दर आगे हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने इस स्टेज को परमाणु कहा, जिसको इंग्लिश में हम एटम कहते हैं। एक और इंडियन फिलोसोफर थे जिनका नाम था पगुड़ा कातयामा। इलेबोरेटेड, उन्होंने बताया कि दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो ये पादुका जो थे, इन्होंने कहा कि जो परमाणु है ना, ये परमाणु ना हमेशा क्या होते हैं, ज़्यादातर जुड़े हुए मिलते हैं, और इसी की वजह से हम लोगों को कोई भी चीज़ पूरी मैटर की फॉर्म में दिखती है। मैटर कुछ भी हो सकता है जो भी आपके पास है, हर एक चीज़ मैटर है, आप भी एक मैटर हैं। अराउंड द सेम एरा, इसी टाइम पर ग्रीक फिलोसोफर्स थे डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसको हम आगे डिवाइड फिर नहीं कर पाएंगे। डेमोक्रिटस ने इसको दीज इनडिविजिबल पार्टिकल्स को एटम कहा था, ठीक है। एटम्स का मतलब ही है कि वो इंडिविजिबल हैं, उनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ऑल दिस वॉज बेस्ड ऑन फिलोसफिकल कंसिडरेशन एंड नॉट much experimental work to validate these ideas could be done till 18th century। और 18th century, आज से लगभग 200 साल पहले तक ये जो ना एटम्स होता है, मैटर होती है, सब सिर्फ बातें थी। हमने इसको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाया था 18th सेंचुरी में। एंड जब होने लगा 18th सेंचुरी का, तो साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि recognize the difference between elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why elements combine, what happens when they combine। तो elements और compounds हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले सेकेंड चैप्टर में कि elements क्या होते हैं, है ना, अलग अलग फॉर्म, जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आयरन हो गया, ये सब एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड कैसे बनते हैं, दो या दो से ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ें जब मिलती हैं तो कंपाउंड बनता है। तो भाई ये सब होता कैसे है, चीज़ें कैसे मिलती हैं, कैसे कंबाइन होती हैं। तो एंटोनी लावोइज़र ने लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंसेज बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे लावोइज़र, इन्होंने एक केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हमें बताए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इन्होंने हमें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताए। अब हम वही देखेंगे कि लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। द फॉलोइंग 2 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टेब्लिश आफ्टर मच एक्सपेरिमेंट्स बाय लावोइज़र एंड जोसेफ एल प्राउट। तो ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और फिर हमें ये जो केमिकल एक तरीके से कॉम्बिनेशन है, इनके बारे में पता लगा था। तो इन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे। पहला एक्सपेरिमेंट हमें पता लगता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, तो क्या इज़ देयर एनी चेंज इन मास व्हेन अ केमिकल चेंज, ठीक है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, क्या मास में कोई बदलाव आता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई मास में चेंज आता है क्या, व्हेन अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। कोई हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन करी तो किसी चीज़ के घनत्व में, किसी चीज़ के मास में क्या कोई बदलाव आता है, तो हमें एक एक्टिविटी करनी है। टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट एक्स
टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एस एंड वाई ऑफ केमिकल्स। ठीक है, एक हमें ये वाले केमिकल्स लेने हैं और एक हमें ये वाले केमिकल्स लेने हैं। ठीक है, तो एक्स में क्या आता है, कॉपर सल्फेट है, बेरियम क्लोराइड है और लेड नाइट्रेट है, फिर है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। ये हमें इस तरीके से एक इस सेट का लेना है और एक इस सेट का लेना है। प्रिपेयर सेपरेटली अ 5% सॉल्यूशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन 10 लीटर ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर। मतलब हमें 10 मिलीलीटर पानी लेना है। ठीक है, 10 मिलीलीटर पानी में हम लोगों को मिला देना है, सपोज करिए हमने कॉपर सल्फेट मिला दिया 5%। ठीक है, सिर्फ 5% मिलाया है। टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाई इन द कोनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन द इग्निशन ट्यूब। तो हम लोगों ने जो पहले एक्स का कोई सा भी सोल्यूशन लिया था उसको हमने कोनिकल फ्लास्क में रख लिया और एक हमने वाई वाला सोल्यूशन ले लिया। हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली, सी द सॉल्यूशंस डू नॉट गेट मिक्स। तो हमें क्या करना है कि अब देखिए हमने ये वाले कोई से भी इन तीनों में से कोई सा भी एक लेना है और इन तीनों में से कोई सा भी एक लेना है। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला ले लिया और उसके साथ ये वाला ले लिया, या तो ये वाला ले लिया या उसके साथ ये ले लिया, और ये वाला के साथ हमने ये ले लिया। हमने क्या किया, एक्स जो वाई वाला था ना उसको हमने इस बड़े वाले फ्लास्क में ले लिया, वाई वाले को हम लोगों ने इस बड़े फ्लास्क में ले लिया, और एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब ने हमें एक्स वाला सॉल्यूशन ले लिया। ठीक है, और हमने क्या किया, एक ऊपर से कॉर्क लगा दी, उसको बंद कर दिया, और एक इस ये जो टेस्ट ट्यूब थी ना इसको बंद करके एक थ्रेड सी हमने इसमें लटका दी है। ठीक है, इग्निशन ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन एस एक्स डिप्ड इन अ कॉनिकल फ्लास्क, फिर हमने उसको डुबो दिया। हमने क्या किया है, एक सॉल्यूशन वाई वाला था तो हमने इसमें बड़ी सी बीकर में ले लिया है, और छोटे से जो फ्लास्क है ना इसमें हमने वाई वाला सॉल्यूशन डाल करके उसको इस तरह से लटका दिया है। वे द फ्लास्क विद दिस कंपोनेंट केयरफुली, फिर हम उसको मेजर करना है कि कितना उसका वेट है। नाउ टिल्ट द स्विल द फ्लास्क सो दैट द सॉल्यूशन एक्स एंड वाई गेट मिक्स्ड, फिर उसके बाद हमें एक्स और वाई को क्या कर देना है, मिक्स कर देना है। फिर दोबारा से इसका वेट मेजर करना है। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन, तो क्या कोई रिएक्शन में जब रिएक्शन हुआ एक्स और वाई जब मिले तो उनके मिलने के बाद क्या वेट में उनके कोई चेंज आया है। वाई वी पुट अ कॉर्क, और हम लोगों ने जो ऊपर ये ढक्कन सा लगाया था इसको बंद करने के लिए, ये ढक्कन हमने क्यों लगाया था, है ना। और क्या मास जो है फ्लास्क का उसमें कोई चेंज आया है, तो यही चीज़ हमें देखनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो देखिए जब हम लोगों ने दो अलग अलग केमिकल्स को मिक्स कर दिया है ना, हमने इसको मिक्सिंग करी है ना जब, तो इसके मास में कोई भी बदलाव नहीं आया है। मिक्स होने से पहले और मिक्स होने के बाद इन दोनों का जो भार था, इन दोनों का जो वेट या इन दोनों का जो मास था ना वो बिल्कुल सेम था। और कॉर्क इसलिए लगाया है हमने ताकि एटमॉस्फेयर से रिएक्शन ना करें, मतलब हवा से पानी से इससे इनका कोई रिएक्शन ना हो, इसलिए हमने कॉर्क लगाया है। और ये जो फर्स्ट लॉ है ना हमारा, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, पहला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है ना तो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। तो मास कैन नीदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो मास ना ही हम बना सकते हैं और ना ही मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। तो मास ऑफ कि मतलब मास बदलता नहीं है केमिकल रिएक्शन से पहले या उसके बाद, ये था एक तो, और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये क्या कहता है, लेवोइजियर अलॉन्ग विद लेवोइजियर और उसके अलावा बाकी कुछ और साइंटिस्ट ने ये नोट किया दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रपोर्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड कम फ्रॉम और हु प्रिपेयर्ड इट। इसका ये मतलब है कि एक जो कंपाउंड होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सेकेंड चैप्टर जो था उसमें हमने देखा था कि कंपाउंड जो है एक से एक मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिल करके बना होता है। मगर जैसे कि H2O है, ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन का जो मास है ना, इनका जो प्रपोर्शन है, मास का तो हमने पहले देख लिया, इनका जो प्रपोर्शन है वो नहीं बदलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इन अ कंपाउंड सच एज वाटर, वाटर एक कंपाउंड है, क्योंकि कंपाउंड क्यों है, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, मतलब 2 अलग अलग चीज़ें उसमें प्रेजेंट है। तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और इसका जो मास रेशियो है ना मासेस का, जैसे कि हाइड्रोजन
और ऑक्सीजन, इसका जो रेशियो है वो हमेशा 1:8, हमेशा ही 1:8 रहेगा। वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, वाटर आप कहीं से भी ले लो, मगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है ना वो हमेशा यही रहेगा इनके मासेस का। 10 इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डिकम्पोज, अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हम 9 ग्राम वाटर को डिकम्पोज करें ना, 9 ग्राम वाटर को हम तोड़ें तो 1 ग्राम तो हमें हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम हमेशा हमें ऑक्सीजन मिलेगी। तो हमेशा हमारा प्रपोर्शन कैसा होगा वाटर का, 1:8 प्रपोर्शन में हमेशा हमें वाटर मिलेगा। Similarly in ammonia नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3। तो अमोनिया जो होता है जिसका फॉर्मूला NH3 होता है, तो नाइट्रोजन हमेशा किस रेशियो में रहता है, ये 14:3 में हमेशा ये रहता है। तो इससे हमें समझ में आता है दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन विच इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। दिस लॉ वॉज स्टेटेड, क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। तो केमिकल सब्सटेंस जो होता है, इन केमिकल सब्सटेंस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शंस बाय मास। मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, तो हाइड्रोजन हमेशा इसमें, हाइड्रोजन का मास 1 रहेगा और ऑक्सीजन का मास हमेशा इसका 8 ही रहेगा। हाइड्रोजन का मास हमेशा 1 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हमेशा 1 ग्राम H2O में कभी भी नहीं बदलेगा। इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। इनका जो मास है ना वो हमेशा डेफिनेट ही रहेगा। हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया और हमने वाटर का एग्जाम्पल लेके समझा। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि साइंटिस्ट ने फेस करी थी वो ये थी कि हम लोग किस तरीके से अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें लॉस के बारे में। हमने 2 लॉस तो बना दिए कि मतलब कि प्रपोर्शन सेम रहेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, और क्या था ये वाला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन हमने दे तो दिया। अब हम इसको एक्सप्लेन कैसे करें। तो ब्रिटिश केमिस्ट थे जॉन डेल्टन, उन्होंने एक थ्योरी बताई कि जो नेचर है उसका, मतलब जो मैटर है ना उसका नेचर कैसा होगा। डाल्टन पिक्ड अप आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। डाल्टन ने पिक किया आइडिया कि जो मैटर है ना, मैटर किस तरीके से डिवाइड होती है, इसके डिविजिबिलिटी के आइडिया को इसने पिकअप किया, विच वॉज स्टिल देन जस्ट अ फिलोसफी, जो तब तक सिर्फ फिलोसफी थी। ही टुक द नेम एटम्स, उसने एक एटम नाम लिया एज गिवन बाय द ग्रीक्स एंड सेड दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर एटम। जो मैटर होता है ना, मैटर, ठीक है, मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे छोटे पार्टिकल को मैटर के हम लोग एटम बोलते हैं। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसकी जो थ्योरी थी ना, डाल्टन की थ्योरी बेस्ड थी किस पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड डेफिनेट प्रपोर्शन। तो ये जो डाल्टन की थ्योरी है ना, ये हमें लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस के बारे में पूरा बताती है। तो डाल्टन की थ्योरी ने इसको आगे प्रूव किया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, अब एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। अब डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है, सारी की सारी जो मैटर होती है, वेदर एन एलिमेंट, कंपाउंड और अ मिक्सचर, इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अब देखिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई एक मैटर हो, चाहे वो कोई एलिमेंट हो, चाहे तो कोई वो मिक्सचर हो, वो किससे बना हुआ होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं। तो मैटर जो है, सारी की सारी मैटर, चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो या मिक्सचर हो, वो किससे मिलकर के बनी होती है, छोटे छोटे एटम से मिलकर के बनी होती है। पॉस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी मे बी स्टेटेड एज फॉलोज। तो इस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स हमें क्या क्या बताते हैं, ऑल मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सारी की सारी जो मैटर है ना वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है जिसको हम लोग एटम कहते हैं। व्हेन which participate in chemical reaction, all matter is made up of tiny particles। सारा का सारा जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग एटम कहते हैं। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स जो हैं उनको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते और एटम्स जो है ना ही क्रिएट हो सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में।
एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एटम्स जो होते हैं किसी एलिमेंट के वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब आपका एक एलिमेंट है, सपोज करिए एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे ना वो बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, उनका मास भी बिल्कुल, क्योंकि एक हाइड्रोजन में तो बहुत सारे एटम्स होंगे, या फिर एक जो आयरन का टुकड़ा है उसमें भी बहुत सारे एटम्स होंगे, तो जितने भी उसमें एटम्स होंगे ना सबका मास और सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम टू सेम होंगी। एटम्स इनडिविजिबल हैं, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो तो सबसे छोटी चीज़ है ना एटम्स। उनकी जो एटम्स हैं किसी भी पार्टिकल, किसी भी मैटर में, किसी भी चीज़ में जितने भी एटम्स होते हैं उनका मास भी सेम होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब एक आयरन हो गया और एक वुड हो गया, इनके जो एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी और इनके मासेस भी अलग होंगे। एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, मतलब कंबाइन स्मॉल, ये सिंपल है, जैसे कि H2O है तो H2O में H का मास 1 होता है और ऑक्सीजन का मास 8 होता है, तो ये होल नंबर्स ही तो है, होल नंबर 0 से आगे बढ़ते जाओ सब कुछ होल नंबर है ना, तो ये होल नंबर के प्रोपोर्शंस में कंबाइन करते हैं। रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। रिलेटिव नंबर, नंबर कितना होगा, कितने टाइप के एटम्स होंगे, ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है किसी भी कंपाउंड पे, मतलब कोई भी कंपाउंड है H2O हमें पता होगा कि इसमें रिलेटिव नंबर क्या होगा एटम्स का, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारी हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है। हम लोग एटम के बारे में इतना कुछ देख लिया, बट एटम क्या होता है ये तो हमने देखा ही नहीं। अब हम लोग एटम देखेंगे, फिर इसी चैप्टर में हम लोग एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये सब हम इसमें अब देखेंगे। अब देखिए एटम क्या होता है। क्या आपने ऑब्जर्व किया है एक मेज़न को, मेज़न होता है मिस्त्री, बिल्डिंग की जो बिल्डिंग होती है उसकी दीवारें बनाते हुए या कमरे बनाते हुए या फिर बहुत सारे, देन अ कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग, मतलब दीवार बनती है, एक कमरा बनता है, फिर बहुत सारे कमरे मिल करके एक बिल्डिंग बन जाती है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, ये होता क्या है, ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि चाहे एक छोटे से छोटा सेंट का दाना हो या फिर बहुत ही बड़ी बिल्डिंग हो, सब कुछ एटम से मिलके बना है ना। तो हाउ बिग आर एटम्स, एटम्स कितने बड़े होते हैं। एटम्स ना बहुत ही छोटे होते हैं, एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं या फिर हम उसको किसी चीज़ से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। मोर देन 1 मिलियन of atoms when stacked would make a layer of barely a thick as sheet of paper, मतलब आपका पेपर जितना पतला है, अगर कई लाख करोड़ एटम्स की को हम लोग सीधा सीधा लगा देना तो इतने मुश्किल से इतने पतले बन पाएंगे जितना आपका एक पेपर होता है, आपके पेज का, आपकी कॉपी का एक पन्ना होता है, इतने ज़्यादा ये बारीक होते हैं, इतने ज़्यादा छोटे ये होते हैं। रेडियस जो होता है एक एटम का वो 1 नैनोमीटर होता है या फिर 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में क्या होते हैं, 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, मतलब एटम का रेडियस होता है 1 नैनोमीटर। ये हमें अलग अलग चीज़ों के रेडियाई दिए गए हैं। अब आता है व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अलग अलग एटम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इनके सिंबल्स क्या क्या हैं। डाल्टन पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिंबल्स को इस्तेमाल किया था हर चीज़ को डिनोट करने के लिए। व्हेन ही यूज्ड अ सिंबल फॉर एन एलिमेंट ही ऑल्सो मेंट अ डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो मतलब उन्होंने जब सिंबल यूज़ किया था ना तो उन्होंने एक क्वांटिटी भी डिफाइन कर दी थी। दैट इज़ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट, कि मतलब ऐसे करके बनाया है तो इसका मतलब है ये एक एटम है हाइड्रोजन का, है ना, ऐसे करके कि एक एटम है ये एक, और ये हो गया तो 2, ऐसे हो गए तो 3, ऐसे हो गए तो 4, इस तरीके से कि एक एटम हाइड्रोजन का ये सिंबल है। तो उन्होंने अलग अलग सिंबल्स के हिसाब से चीज़ें बनाई। कार्बन का उन्होंने ऐसा सिंबल बनाया, ऑक्सीजन का ऐसा, अलग अलग उन्होंने सिंबल बनाए थे अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। अब जो है वो अलग तरीके के सिंबल यूज़ होते हैं। इन द बिगनिंग द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स वर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर दे वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो स्टार्टिंग में जो एलिमेंट्स जहाँ पर जिस जगह पर सबसे पहले मिलता था और वही उस एटम को नाम उसका दे दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम साइप्रस। तो जो कॉपर है ना, कॉपर का नाम हमें साइप्रस से मिलता है। सम नेम्स वर टेकन फ्रॉम स्पेसिफिक कलर्स। काफ़ी सारे नाम जो है हमें काफ़ी अलग अलग रंगों से, कलर से मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए गोल्ड वॉज टेकन फ्रॉम
इंग्लिश वर्ड मीनिंग येलो। गोल्ड कहाँ से लिया गया है, तो इंग्लिश वर्ड है येलो उसके नाम से, ठीक है, Ag टाइप्स। नाउ डेज IUPAC, आजकल हम लोग कहाँ से लेते हैं एलिमेंट्स के नाम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC से हमारी चीज़ों के नाम डिराइव होते हैं। ये एक इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव करती है नाम एलिमेंट्स के, उनके सिंबल और उनकी यूनिट क्या होगी। मैनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट 1 और 2 लेटर्स ऑफ द एलिमेंट्स नेम इन इंग्लिश। ज़्यादातर जो सिंबल है हम लोगों को उसी से मिल जाते हैं कि जैसे फॉस्फोरस है, या जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H सिंबल हो गया, एल्यूमिनियम का AL हो गया, नॉट AL, स्मॉल में AL, ठीक है, और कोबाल्ट का CO हो गया, छोटा, बड़ा C और छोटा, ठीक है, ऐसे करके। तो हम लोग स्टार्टिंग वाला तो कैपिटल में लेते हैं, उसके बाद स्मॉल में हम लोग ले लेते हैं। ये IUPAC ने डिफाइन किया ताकि हम लोग इजीली हाइड्रोजन हमें बार बार ना लिखना पड़े, हम लोग सिर्फ H लिख करके ही काम चला लें। सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम एंड लेटर अपीयरिंग इन द नेम, जैसे कि क्लोरीन Cl, जिंक को हमने Zn लिया है, ठीक है। अदर सिंपल्स जो है काफ़ी सारे जो है इंग्लिश से नहीं लिए हमने, काफ़ी सारे जो है हमने लैटिन, ग्रीक या फिर जर्मन से लिए हैं। एग्जांपल के लिए आयरन का हम लोग IR नहीं लिखते ना, आयरन को हम लोग Fe लिखते हैं, तो वो लैटिन नेम, लैटिन जो है भाषा है लैटिन, उसमें हमें आयरन को हम फेरम बोलते हैं, सोडियम को हम नाइट्रम बोलते हैं, इसलिए सोडियम का सिंबल Na है, आयरन का सिंबल Fe है। अब ये ना सिंबल आप याद कर लीजिए अगर आप लोग साइंस साइड लेना चाहते हैं आगे जाके, 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आएंगे, फिर 11th 12th आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएंगे आपके, कि जो आयरन है उसका सिंबल Fe होता है, सोडियम जो है उसका सिंबल Na होता है, ठीक है। इसी से हम इनकी केमिकल रिएक्शंस की चीज़ें भी बना सकते हैं। अब ये वाली जो टेबल है ना, ये टेबल ना आपको रटनी है, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल, वो भी कि एल्यूमिनियम को Al कहते हैं, आर्गन को Ar कहते हैं, बेरियम को Ba, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम है, इस तरीके से सिंपल्स जो है अच्छे से हमें इनके नाम याद करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं बिल्कुल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब वीडियो 21 मिनट्स की हो गई है, अब ऐसा करते हैं, ये जो एटॉमिक मास है ना, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। देखिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है लर्नर बी के नाम से, उसमें सब कुछ कवर है, उस पर आपकी SST, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर आपके कवर है। आप लोग कई बार कमेंट करते रहते हैं कि ये वाला चैप्टर SST का बना दीजिए, ये सब, तो वहाँ पर सब कुछ कवर है, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं। अब ये वाला जो है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन वाला और ये सारा का सारा हम लोग देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है। थोड़ी सी ट्रिकी सी चीज़ है इसमें। देखिए एटॉमिक मास का मतलब होता है एक जो एटम होता है ना, उसका कितना भार होता है, उसका कितना मास होता है एक एटम का, उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। एक एटम का मास निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हम लोग एटॉमिक मास को लेकर के चलते हैं कंपैरेटिव टर्म में, कि एक दूसरे जो है एटम के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर, जैसे कि देखिए हम इसमें देखेंगे अच्छे से, ये समझ लीजिए कंपैरिजन हम लोग इसमें करके निकालते हैं। मोस्ट रिमार्केबल, सबसे जो अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का, वो ये है कि उसने एटॉमिक मास के बारे में हमें बता दिया। उनके अकॉर्डिंग ईच एलिमेंट हैड अ करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। डाल्टन ने हमें बताया कि हर एक एलिमेंट, चाहे वो कोई भी हो, उसका एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। थ्योरी देखिए आगे इसमें कहते हैं, द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन so well that scientists were prompted to मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। तो थ्योरी जो थी ना, हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब जो मास है वो मतलब कांस्टेंट प्रोपोर्शन में रहता है हमेशा किसी एटम में, तो ये वाली जो थ्योरी थी वो इतनी अच्छी थी कि आगे साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना हम इस एटम का मास निकालें। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वॉज रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, तो इंडिविजुअल एटम का मास निकालना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर determined using the law of chemical combinations and the compounds formed। तो हम लोग जो जैसे कि कंपाउंड बनते हैं, हम लोगों ने एक कार्बन को कई सारों के साथ कंबाइन करा, अलग अलग कंपाउंड देके फिर देखा कि भाई इन सब में कार्बन का क्या क्या मास आ रहा है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला। किसकी हेल्प से हम लोग
रिलेटिव एटॉमिक मास हमने निकाला लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस की हेल्प से। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए यहाँ पर लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ कंपाउंड। एक कंपाउंड है, देखिए कंपाउंड का क्या मतलब होता है, जब दो अलग अलग चीज़ें मिलकर के एक नई चीज़ बना देती हैं तो वो कंपाउंड हो जाता है। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन और ऑक्साइड ने मिलकर के क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। दो चीज़ें थी ना, कार्बन था और ऑक्सीजन था, इन दोनों ने मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। अब देखिए ये एक कंपाउंड होता है क्योंकि दो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। इट वॉज ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। तो ये जो CO है ना, जब हमने इसका वेट मेजर किया, इसको तो नापा हमने, तो हमें ये पता लगता है एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद कि जो कार्बन का मास है ना 3 ग्राम ऑफ कार्बन, कार्बन यहाँ पर 3 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ग्राम है। और दूसरे वर्ड्स में हम ये कहें तो कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब है, कार्बन जो है ना वो कंबाइन कर रहा है 4/3 मास। मतलब देखिए कार्बन 4/3, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा तो 4 ही ना। तो ये वाला अगर आप छोड़ देंगे तो भी कुछ नहीं, तो आप CO में देख लीजिए कि 3 ग्राम कार्बन है, 4 ग्राम ऑक्सीजन है। तो सपोज वी डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट AMU। एटॉमिक मास यूनिट को पहले AMU के नाम से डिफाइन किया जाता था, फिर बाद में IUPAC ने जो है जैसे कि 3 यहाँ पे ग्राम की जगह, एटॉमिक मास को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना तो ग्राम किलोग्राम से नहीं करते, U से करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट हम उसे बोलते हैं ना, तो इसलिए हम उसको U से डिटरमाइन करते हैं। इट इज़ नाउ रिटन एज U, ठीक है। तो एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज, ये सब काट दीजिए बीच में से क्योंकि ब्रैकेट में ना आपके डेफिनेशन में नहीं आएगा ये। तो वी डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट एज इक्वल टू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग 1 कार्बन का एटम था उसके मास के बराबर, देन वी वुड असाइन कार्बन द एटॉमिक मास ऑफ 1। तो हम जिसके रिस्पेक्ट में डिटरमाइन कर रहे होते हैं ना किसी की वैल्यू, जैसे हम कार्बन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन की मास निकाल रहे हैं तो कार्बन को हम लोग 1 यूनिट डिटरमाइन कर देंगे एंड ऑक्सीजन एंड एटॉमिक मास ऑफ 1.33। कैसे, अब देखिए ज़रा इस एग्जांपल में समझते हैं। C था और यहाँ पर O था, हमने कार्बन को अगर 1 असाइन कर दिया तो ये टोटल क्या बन के आ रहा था, टोटल तो हमारा क्या बन के आ रहा था, 3 + 4 हमारा 7 बन के आ रहा था। अब इस 7 में से हमारा ऑक्सीजन का मास कितना था, 4 था। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, पॉइंट लगा के इस तरीके से हम लोग जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों को समझ में ये आता है ना कि यहाँ पे क्या पता लग रहा है, इन अदर वर्ड्स कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के 4/3 मास है, मतलब कार्बन का मास 3 है तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 4/3 ऑफ कार्बन, अगर हम कार्बन से रिलेशन में लाएं। अगर आपको ये भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बहुत टफ है एक्चुअल में, तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग एटॉमिक मास यूनिट ना किसी के कंपैरिजन में निकालते हैं। यहाँ CO में ना हम लोग अगर कार्बन को 1 ग्राम मान ले तो उसके कंपैरिजन में जब हम लोग ऑक्सीजन का निकालेंगे तो 1.33 आ जाएगा, क्योंकि वो 3/4 करके बन के आ रहा था, क्योंकि कार्बन का 3 ग्राम था, ऑक्सीजन का 4 ग्राम था। तो ऑक्सीजन को अगर हम कार्बन के रिस्पेक्ट में देखें तो 3/4 ऑफ कार्बन है ना, 3/4 ऑफ कार्बन का हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा 1/33 आ जाएगा। आपको बस इतना समझना है कि हम किसी रिस्पेक्ट में लेकर के निकालते हैं। हाउएवर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू हैव दीज नंबर्स एज होल नंबर्स, बट 1.33 ये सब थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो हम होल नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स की फॉर्म में लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। और एज नियर टू होल नंबर्स, मतलब 1.33 है तो हम 1 मान लेते हैं। चलिए, तो वाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक यूनिट्स साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एटम ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन एज 1 यूनिट। तो इन्होंने, क्योंकि एक पर्टिकुलर एटम का मास निकालना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि दूसरे के रिलेटिव में निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन अब हर किसी के साथ रिएक्शन करता है। तो जो 1/16 ऑक्सीजन का मास था ना, उसको इन लोगों ने 1 मान लिया। मतलब ऑक्सीजन के मास को सपोज करिए इन्होंने ऑक्सीजन के मास को 1 मान लिया है। रीज़न ये कि ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा एबंडेंटली अवेलेबल है और एटॉमिक मास यूनिट और सबके साथ ही रिएक्ट भी करता रहता है ऑक्सीजन, और एटॉमिक मास यूनिट गेव मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। तो जब हम ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बाकी सबका मास निकालते हैं ना, तो हम लोग को होल नंबर के फॉर्म में मिल जाता है। बट ये वाली चीज़ बहुत लंबे समय तक चली नहीं। 1961 में यूनिवर्सली मतलब हर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया एज एटॉमिक मास यूनिट, एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन
12 आइसोटोप वॉज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। मतलब पहले ऑक्सीजन के 1/6 के मास से हम लोग बाकी सबका मास निकाल रहे थे, बट फिर देखा कि जो कार्बन 12 का मास है ना, उसके अगर हम कंपैरिजन से देखिए क्या होता है ना, आइसोटोप्स होते हैं बहुत सारे, मतलब कार्बन की कई सारी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो कार्बन 12 वाली जो फॉर्म थी ना, उसके एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में हम अब सबका एटॉमिक मास निकालते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। तो हम लोगों ने क्या देखा, जिसका भी हम लोगों को मास निकालना है वो कैसे होगा, हम लोग कार्बन 12 का रेफरेंस लेकर के चलते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब जो रिलेटिव एटॉमिक मास अब हम निकाल रहे हैं ना हर किसी का, वो कार्बन 12 के एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। कैसे निकालते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1 एटॉमिक मास यूनिट, जो भी जिसकी भी निकालनी होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। मतलब उसका जो भी अपना मास निकाल रहे हैं वो कार्बन 12 के मास का 1/12 हम मास करके निकालते हैं। मतलब आप रेफरेंस यूनिट ये मान लीजिए कि 1/12 है रेफरेंस यूनिट किसी भी और कंपाउंड का मास निकालने के लिए। तो यही इसमें हमें एक फ्रूट सेलर का एग्जाम्पल दिया गया है। इमेजिन अ फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम। मतलब एक फ्रूट सेलर जो है वो फल बेच रहा है, उसके पास कोई मेजर करने के लिए कुछ नहीं है। ही टेक्स अ वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ अ मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। तो मतलब एक तरबूजे वाला है, उसको तरबूज बेचना है, मगर उसके पास कोई मेजर करने के लिए है ही नहीं, तो उसने कहा कि एक तरबूजा है, इसकी हम 12 यूनिट से मान रहे हैं, 12 वाटरमेलन यूनिट्स और 12 फ्रूट यूनिट्स। ठीक है, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेस ऑफ वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग। ठीक है, रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट बाय रिलेटिव मास यूनिट। तो मतलब ये करा है इन्होंने, इन्होंने 12 मास यूनिट का माना था, तो तरबूजे को ना 12 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और आपको इनको फ्रूट बेचना था ना फ्रूट सेलर को, तो इसका एक टुकड़े से मेजर करके बाकी सारों का वेट निकाल रहे थे। तो इसी तरीके से कार्बन 12 1/12 है ना, कार्बन 1/12। तो हम कार्बन को जैसे 12 टुकड़ों में बांट लेते हैं और उसका एक टुकड़ा हम लोग लेते हैं और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना उससे मेजर करते हैं कि अच्छा कार्बन का कार्बन एक पूरा था, उसका जो 12वां टुकड़ा है उसको हम किसी और से नापेंगे तो उससे कम आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में हम बाकी सारी चीज़ों का मास निकाल लेते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए एक फांक है और ये 2 के बराबर है, तो ये वाली कितने कार्बन 1/12 के 2 टाइम्स पे आ रही है ये वाली चीज़। इस तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ पे देखिए सिमिलरली रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव क्यों, क्योंकि हम लोगों ने सब कुछ कार्बन 12 के रिलेशन में निकाला है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड, रिलेटिव एटॉमिक मास किसी का, जो किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट, देखिए क्या होता है ना, एटम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो कई सारे एटम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो कोई एलिमेंट बन जाता है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं और उसको हम डिटरमाइन करते हैं या फिर डेफिनेशन उसकी देते हैं, द एवरेज मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो मतलब कोई भी किसी भी नए एलिमेंट का हमें मास निकालना हो तो कार्बन 12 एक एटम है, उसको हम 12 भागों में बांट लेंगे और उसके 12 भागों में से एक हिस्सों को लेकर के हम लोग किसी भी एलिमेंट के मास को नाप सकते हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोगों ने एटॉमिक मास काफ़ी सारों का नापा है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मतलब कार्बन 12 जो है वो एक हाइड्रोजन, कार्बन 12 मतलब कार्बन के 12 टुकड़े करे, उसका जो एक भाग है वो हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर है, कार्बन के 12 एटम के बराबर है, नाइट्रोजन के 14 एटम के बराबर है। तो ये सारे के सारे एटॉमिक मास हमारे निकल के आ जाते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 14 है, सॉरी कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 13, 5.5, ये बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, और कैल्शियम का 40। ये वाला टेबल ना आपको याद करना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
अब आता है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम्स एग्जिस्ट कैसे करते हैं? देखिए एटम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मिलजुल के रहते हैं वो। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अकेले अकेले नहीं रह सकते हैं। ज़्यादातर एलिमेंट्स के एटम्स अकेले नहीं रह सकते हैं, कुछ के तो रह सकते हैं बट ज़्यादातर के नहीं रह सकते। एटम्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, एटम या तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं या फिर आयन फॉर्म कर लेते हैं। हमें मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या होते हैं यही हम आगे चैप्टर में देखेंगे। मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर्स। मॉलिक्यूल्स आयंस है वो जुड़ जाते हैं काफ़ी सारे लार्ज नंबर में टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील एंड टच। तो बहुत सारे एटम्स मिल जाते हैं, वो मॉलिक्यूल से आयंस बना लेते हैं और उसी को ही हम टच कर पाते हैं। मतलब जैसे कि हर चीज़, कोई भी चीज़ जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है वो सारी की सारी एटम्स से बनी हुई है। एटम्स जब जुड़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तभी हम उनको देख पाते हैं, समझ पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं। अब आता है व्हाट इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होता है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा एटम्स का ना एक ग्रुप होता है मॉलिक्यूल। वो टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से जो एटम्स है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। तो मॉलिक्यूल की ये डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल एक ऐसी सबसे छोटी यूनिट होती है जो, मतलब कोई एलिमेंट है खूब बड़ा, उसकी सबसे छोटी यूनिट है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है। एटम ज़्यादातर अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, मॉलिक्यूल अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। तो एलिमेंट की जो सबसे छोटी यूनिट दैट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ वो एलिमेंट की शो करता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स जो है ना वो एक ही एलिमेंट के, या तो सारे के सारे एटम्स हो या फिर अलग अलग एलिमेंट्स के भी एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। कंपाउंड वही होता है जो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स मिल करके बनता है, देखेंगे आगे। दैट इज़ केपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस, अपने आप में ही वो मौजूद रह सकता है। तो इस और सारे के सारे पूरा जो सब्सटेंस होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करता है, तो इस चीज़ को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब आगे आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बहुत सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम। एक पर्टिकुलर जो एलिमेंट होता है ना उसके मॉलिक्यूल के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट जैसे कि ये ऑर्गन हो गया, हीलियम एक्सेट्रा, आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि आर्गन हो गया और हीलियम हो गया, ये आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट है ना आर्गन, हीलियम, ये एक ही एटम से बने हुए होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस विद द मोस्ट नॉन मेटल। ज़्यादातर नॉन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो एक एटम से नहीं काफ़ी सारे एटम से मिलकर के बनी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, O2 में, है ना। इसको हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं, और अगर 3 एटम जुड़ जाए तो वो ओजोन बन जाता है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब कितने एटम्स होंगे किसी भी मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। मतलब उसमें कितने एटम्स होंगे, इससे हमें पता लगता है कि उसकी एटोमिसिटी क्या है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन। मेटल और काफ़ी सारे और एलिमेंट जैसे कि कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। क्या मतलब है, देखिए मेटल्स जैसे कि मेटल क्या क्या होते हैं, जैसे आयरन हो गया, है ना, ये सब आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे मेटल्स हैं। तो मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, मेटल्स और कुछ अदर एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन हो गया, इनका सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है और काफ़ी लार्ज और इनडेफिनिट से नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे। मतलब कुछ कुछ का तो सिंपल हो गया जैसे कि आर्गन वगैरह हमने देख लिया, बट ज़्यादातर जैसे कि कार्बन हो गया, इनके बहुत सारे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। उनका स्ट्रक्चर भी हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, डिफाइन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब आगे आता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में अब हम इसमें देखेंगे।
तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग शेप में, अलग अलग टाइप से जुड़े होते हैं इन डेफिनेट प्रपोर्शन में टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए अलग अलग शेप्स में, अलग अलग टाइप से एटम जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अब हमें दिखता है, अब क्या मतलब है, वाटर में H2O है ना, अब H और O बहुत तरीके से जुड़ सकता है। तो O जो है वो H के साथ भी जुड़ रहा है, O जो है वो C के साथ भी जुड़ जाता है, O N के साथ भी जुड़ जाता है, O K के साथ भी, किसी के भी साथ O जुड़ जाता है। मगर ये जो है ना, इसके एटम्स अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर H2O है, तो यानी कि हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, मास बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 3 एटम है। यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो इसमें हमें यहाँ पर ये पता लगता है, यहाँ पर देखिए कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट थे ना, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग है, CO2 है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर, जुड़े हुए हैं साथ में इन डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि इसकी तो 1 यूनिट बन रही है और इसकी 2 बन रही हैं, टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल बन रहा है, CO2 एक अलग ही मॉलिक्यूल है ना, और C अलग मॉलिक्यूल है और वो अलग मॉलिक्यूल है, दोनों जुड़ गए तो एक अलग मॉलिक्यूल बन गया और इनके प्रोपोर्शन भी बिल्कुल अलग अलग हो गए। और ये क्या होता है, जो 2 एलिमेंट जुड़ करके बनते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बनता है, CO2, ये कंपाउंड हो जाता है। तो यहाँ पे ये बताया कि एटम जो होते हैं ना, अलग अलग एलिमेंट्स के ज्वाइन करते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में और एक अलग सा ही कंपाउंड इनसे निकल के आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप H2O का बता सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है 1:8 में, ये हमें मिलते हैं। अब आता है, ये सारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट है, जब न्यूमेरिकल्स देखेंगे ना उसमें इसको सारी चीज़, जैसे कि हाइड्रोजन का रेशियो बाय मास 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। हमने वाली जो टेबल मैंने बोली थी ना, आपने याद करनी है वो। और इनका जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो रेशियो, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, तो मास रेशियो इसका तो 1/1 हो जाएगा, है ना। देखिए मास रेशियो इसका भी 1 है और इसका एटॉमिक रेशियो 1 है, तो 1/1। ऑक्सीजन का 8/16, तो 1/2 हो जाएगा। सिंपलेस्ट रेशियो इसका कैसे निकाल लेते हैं हम लोग, ये 2 और 1 हमारे इनके सिंपलेस्ट रेशियो के फॉर्म में आ गए हैं। देखिए ये एक हाइड्रोजन 1 था और ऑक्सीजन 1/2 था, है ना। तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से ये वाला तो 2 कट गया, तो हाइड्रोजन के पास क्या बच गया, 2 बच गया और ऑक्सीजन के पास 1 बच गया। इसलिए हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन पे 2 है और ऑक्सीजन पे 1 है। आप कंफ्यूज नहीं होइए। देखिए ऐसा होता है जैसे कि 1:1/2 था, तो ये अपॉन में है, ये अपॉन में नहीं है। तो हम लोग को सेम बनाने के लिए दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। दोनों तरफ हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1 × 2 2 बच जाएगा और नीचे वाला 1 रह जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट रेशियो आ गया। अब आता है व्हाट इज एन आयन। एक आयन क्या होता है, कंपाउंड्स जो है बने हुए होते हैं, कुछ मेटल के बने होते हैं, कुछ नॉन मेटल के बने होते हैं और उन पे क्या है ना, स्पेसिफिक चार्ज होता है। चार्ज स्पेशी को हम लोग आयन कहते हैं, जैसे कि N+O+, ठीक है। तो ये जो प्लस या फिर जो माइनस लगा होता है ना, ये चार्ज होता है और यही हमारे आयंस होते हैं। कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन्स चार्ज स्पेशीज। कंपाउंड जो कि मेटल या नॉन मेटल के बने हुए होते हैं वो चार्ज स्पेशी उनमें प्रेजेंट होते हैं। द चार्ज स्पेशीज जो होते हैं ना, इन्हीं को हम लोग जो ऊपर लगे होते हैं आयन कहते हैं। आयन में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल चार्ज एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। तो आयंस में हैव में कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम। आयन जो है ना वो सिंगल चार्ज एटम के भी हो सकते हैं, मतलब +1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना। may consist of single or a group of atoms that have net charge on them. आयन कैन बी नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज। आयन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जो नेगेटिव, अब ये इंपॉर्टेंट आता है, जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है ना उसको हम एन आयन कहते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसको हम लोग कैट आयन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए NaCl है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। हमेशा Na क्या है ना, मेटल है, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। अभी आप लोग देखेंगे कि प्लस और माइनस कैसे आता है, आगे सीखेंगे जब हम फॉर्मूला बनाना सीखेंगे ना। तो जो डोनेट करता है, जो अपने से एटम किसी को दे देता है, वो तो प्लस हो जाता है और जो लेता है वो माइनस हो जाता है। तो क्लोरीन वाला माइनस है। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज अ पॉलीएटॉमिक आयन। अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, जिस एक ग्रुप ऑफ एटम्स है उसमें चार्ज होता है तो उसको हम लोग पॉलीएटॉमिक आयन कहते हैं। जैसे कि ये देखिए ये सब आयंस है, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या हैं, आयंस हैं।
और ये पॉलीएटॉमिक आयंस, पॉलीएटॉमिक आयंस का मतलब है देखिए एमोनियम हाइड्रोक्साइड, दो है ना इसमें, पॉली का मतलब होता है मैनी, क्या बोला गया है यहाँ पे, अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉलीएटॉमिक, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज, मतलब ग्रुप है इसमें, देखिए एक से ज़्यादा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4 है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, फिर नाइट्रेट हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, नाइट्रेट है NO3 है, तो ग्रुप है ना, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, तो एक चीज़ से ज़्यादा है तो पॉलीएटॉमिक आयन हो जाएगा। तो इस वीडियो में देखिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बस एक अब लास्ट वीडियो आएगी, उसमें हम लोग जो ये फॉर्मूला है ना ये कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। बस ये ज़्यादा अब हमारा चैप्टर नहीं बचा है, ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। और थैंक यू सो मच, 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3। तो फाइनली अब ये चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। पार्ट 3 में ना अब हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग को जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो लिखना होता है। ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से देखना है। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना कंपाउंड का, वो उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि उसके कंपोजिशन क्या है, कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं किसी भी कंपाउंड में, कितने ऑक्सीजन है, जो भी कुछ है वो हम लोग को उसके केमिकल फॉर्मूला से समझ में आ जाता है। केमिकल फॉर्मूला जो है वो इजीली हम लोग लिख सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को पहले तो सिंबल्स याद करने होंगे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि सिंबल्स याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उनकी वैलेंसीज हमको याद करनी ज़रूरी है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़ याद रखनी है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है। द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। मतलब क्या होता है ना कि वैलेंस आउटर मोस्ट जो शेल होता है, खैर ये अभी आपके सिलेबस में नहीं, 10th में आएगा, तो आप समझ लीजिए वैलेंसी होती है कि वो दूसरे से कितने अच्छे से कंबाइन कर सकता है, वो उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। तो वैलेंसी जो है ना हम लोग को ये बताती है कि एक कंपाउंड जो है वो दूसरी चीज़ से किस तरीके से कंबाइन हो जाएगा, ये हमें वैलेंसी से पता लगता है। वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। तो मतलब वो होता है ना जैसे कि हम लोग हाथ बढ़ा करके किसी से अपना हाथ मिला सकते हैं, इसी तरीके से वैलेंसी की हेल्प से जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट से जुड़ सकता है। ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। जैसे कि हमें इसमें बताया गया कि ह्यूमन बींग्स के पास 2 आर्म्स है तो ऑक्टोपस के पास 8 है। तो ह्यूमन बींग एक इंसान को अच्छे से पकड़ सकता है, ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं तो वो 4 लोगों को आराम से पकड़ सकता है ना, 2 हाथ मिला करके। तो यही हमें बताया गया है। इसी तरीके से हम लोग जो है फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग को 1 मान ले, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग एक इंसान को पकड़ सकता है और ऑक्टोपस 4 इंसान को पकड़ सकता है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे ह्यूमन इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ह्यूमन ले लेंगे और यहाँ पे ऑक्टोपस ले लेंगे। ह्यूमन कितने इंसान को पकड़ सकता है, 1 को पकड़ सकता है। ऑक्टोपस कितने को पकड़ सकता है, 4 को पकड़ सकता है। तो ह्यूमन 1 को, ऑक्टोपस 4 को। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, OH4 है ना। इसी तरीके से अब हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे कि कैसे होता है। अब आपको ये याद रखनी है कि सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। चार्जेस हमने आयंस वगैरह के बारे में पढ़ा था, केमिकल फॉर्मूला लिखते हुए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है लिखना। तो वैलेंसी किस किस की 1 होती है। 1 वैलेंसी वाले क्या क्या हैं, सोडियम, पोटाशियम, सिल्वर एंड कॉपर। ये आपको याद है ना, होना चाहिए कि 1 वैलेंसी किस किस की है, सोडियम की, पोटाशियम की, सिल्वर की, कॉपर की, ठीक है। और किस किस की है, हाइड्रोजन, हाइड्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन सब की क्या है, 1 है। और अमोनियम, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन। वैसे आपको जो याद करना है ना, आपको ये वाले करने हैं, ये वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर वैलेंसी 2 किसकी है, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की। अभी आपको याद करना पड़ेगा, जब आप लोग 10th में आएंगे तो आपका चैप्टर 4 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें आप लोगों को वैलेंसी निकालना समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसकी वैलेंसी 2 क्यों है। बट अभी आपके सिलेबस के स्कोप के बाहर है वो, तो फिलहाल आपको याद ही करना पड़ेगा कि सोडियम, पोटाशियम इनकी वैलेंसी 1 है, कैल्शियम, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, एल्यूमिनियम और आयरन की वैलेंसी 3 होती है। इस तरीके से फिर हम लोग क्या करते हैं, द रूल्स जो है कैसे होते हैं रूल्स के लिए। वैलेंसीज और चार्ज ऑफ एन आयन
मस्ट बी बैलेंस, मतलब वैलेंसी जो चार्ज है वो बैलेंस होने चाहिए। जब कंपाउंड होता है मेटल का नॉन मेटल का, द नेम ऑफ द सिंबल ऑफ मेटल इज रिटर्न फर्स्ट। ठीक है, मेटल हमेशा आगे लिखा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम मेटल है और ऑक्सीजन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल, वैसे पता है ये वाला जो चैप्टर है ना, मेरे को पर्सनली ये लगता है 10th में होना चाहिए था। मतलब इसके आगे वाला पार्ट तो ठीक है, बट ये फॉर्मूला लिखने वाला जो पार्ट है ना, इससे पहले आपको ये बताना ज़रूरी था कि कौन से मेटल्स होते हैं, मेटल्स कैसे बनते हैं, नॉन मेटल्स कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई नहीं है। और कोई बात नहीं, आपको फिर भी थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम एक मेटल होती है और ऑक्सीजन एक नॉन मेटल होती है। ठीक है, सोडियम मेटल होती है और क्लोरीन या फिर क्लोराइड जो है नॉन मेटल होती है। तो हमेशा जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो मेटल आगे आती है और नॉन मेटल को हम लोग पीछे लिखते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ठीक है, अब इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉली एटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ एन आयन इन अ ब्रैकेट। जैसे कि पॉली एटॉमिक है, हमने ऑक्साइड का देखा था ना, यहाँ पे देखिए ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, पॉली एटॉमिक आयन है ना। तो इस तरीके के हाइड्रोक्साइड OH है ना, तो इसको हम लोग ऐसे करके ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि इसमें दो एक साथ हैं, है ना, दो एक साथ है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए N और H है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे NO है, यहाँ पे HCO है। तो जब लोग पॉली एटॉमिक होते हैं ना, पॉली एटॉमिक आयंस को हम हमेशा ब्रैकेट में लिख करके चलते हैं। तो ये हमारा तीसरा रूल हो गया। वैसे रूल्स वगैरह तो याद करने की ज़रूरत नहीं, करते करते अपने आप ही समझ में आने लगता है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अब देखिए HCl का हमें फॉर्मूला लिखना है। अब हमें वैलेंसी याद होनी चाहिए। हमने देखा था यहाँ पर, ये देखिए कि हाइड्रोजन की और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितने भी है ना, इन सब की वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1। ठीक है, आपको अभी क्या करना है कि अपनी बुक में, अपने साइड में बुक खोलिए और ये वाला जो वैलेंसी वाला आपका पेपर है ना, ये वाला खोल के रखिए और जैसे जैसे मैं आपको समझाती जाती हूँ देखते जाइए। तो हाइड्रोजन HCl हमें बनाना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन हो या क्लोराइड हो, वैलेंसी 1 ही होती है। इनके फॉर्म्स होते हैं ये सारे। फिर 1 1 है, हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, HCl, क्योंकि दोनों की क्या थी 1, तो HCl बन जाता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन की वैलेंसी तो हमें पता है 1 होती है। अब आप पेज में फटाफट देखिए सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है। तो देखिए वैलेंसी 2 होती है सल्फाइड की। यहाँ पे देखिए वैलेंसी 2 है ना, किस में आ रहा है, ये इस वाले ब्लॉक में आ रहा है, तो वैलेंसी इसकी 2 हो जाएगी। तो देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो जिसकी वैलेंसी होती है ना, हम लोग सिंबल ऊपर लिखते हैं, वैलेंसी नीचे लिखते हैं। ठीक है, सिंबल ऊपर लिख दिया हमने और वैलेंसी नीचे, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये सिंबल है, ये वैलेंसी है। तो हाइड्रोजन और सल्फाइड सॉरी, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और सल्फाइड की वैलेंसी 2 है। अब इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 2 है ना वो हाइड्रोजन के साथ आ जाएगा और जो 1 है वो S के साथ आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग फॉर्मूलाज बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की हम लोगों ने देखी थी 1 होती है। तो 1 जो है वो कार्बन के साथ लग जाएगा और क्लोरीन Cl के साथ लग जाएगा 4। तो हम लोग को सिंबल्स और वैलेंसी याद होनी चाहिए, तो हम आराम से बिल्कुल जो है फॉर्मूला बना सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमें बनाना हो तो हम लोगों को कैटिनेशन Mg पहले रखना होगा, क्योंकि Mg क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। तो Mg की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की तो हमने कितनी बार अभी देख ली, बार बार आ रहा है, तो ये 1 होती है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो Mg की देखिए क्या होता है, आपको आई क्या होगा अब तो समझ, MgCl है। तो Mg की वैलेंसी 2 है, Cl की 1 है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो Mg के सामने ऐसे करके क्या आ रहा था 1, तो Mg और Cl के सामने 2, MgCl2 फॉर्मूला बन जाएगा। दस द मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, तो 2 क्लोरीन के आयंस बन गए यहाँ पर। और फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, मतलब एक मैग्नीशियम के लिए कितने क्लोरीन प्रेजेंट हैं, एक मैग्नीशियम के लिए 2 क्लोरीन प्रेजेंट हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में। द पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्जेस बैलेंस, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस को भी एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ता है ना। तो देखिए यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्लोरीन के 2 हमारे लगाने पड़ेंगे हमें, तभी वो न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल होता है तभी स्टेबल रहता है, वरना स्टेबल नहीं रहता। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए एल्यूमिनियम का चार्ज 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरीके से
हम लोग ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखिए ये वाली थोड़ी सी स्पेशल है, CA2 और O2 लिखे हम, है ना। तो देखिए जब दोनों के दोनों सेम है तो हम दोनों को कैंसिल करके CaO भी लिख सकते हैं। हेयर वैलेंसीज ऑफ टू एलिमेंट्स आर सेम, यू मे अराइव एट द फॉर्मूला CA2O2 बट वी सिंप्लीफाई द फॉर्मूला एज CaO। CaO क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन है ना, सेम है, तो इसलिए हम लोग उसको हटा सकते हैं, 1 की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अब सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है और नाइट्रेट का फॉर्मूला NO3 होता है, तो NaNO3 इसका आ जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे तो दोनों 1 था, यहाँ 3 कैसे आ गया, क्योंकि नाइट्रेट का खुद का फॉर्मूला NO3 होता है, ये पॉली एटॉमिक कंपाउंड है। COH का होल ट्वाइस क्यों करा, क्योंकि हमने देखा था ना वो पॉली एटॉमिक, यहाँ पे देखिए हमने 3rd रूल पढ़ा था कि जो पॉली एटॉमिक कंपाउंड्स होते हैं वो इस तरीके से लिखे जाते हैं होल ब्रैकेट करके। तो पॉली एटॉमिक कंपाउंड है ना, देखिए ऑक्सीजन, देखिए पॉली एटॉमिक आयंस हैं, पॉली एटॉमिक आयंस में देखिए हाइड्रोक्साइड जो है वो पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए OH का होल ट्वाइस के फॉर्म में इसको लिखा जा रहा है, OH का होल ट्वाइस की फॉर्म में। तो बस इसमें यही बताया गया है। फिर आगे ये वाले जो हैं ये तो आप कर सकते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो देखेंगे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बहुत सिंपल है। हाँ ये देखिए अब आपको NH4 था, ये भी पॉली एटॉमिक आयन था, तो जो 2 था ना इसको पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाहर आपको लिखना पड़ेगा। जब भी पॉली एटॉमिक आयन्स होंगे आपको ब्रैकेट के बाहर ही उसकी वैलेंसी, जो चार्ज होगा ना, चार्ज या जो वैलेंसी होती है वो बाहर लिखनी पड़ती है। तो ये हमारे हो गए। अब आपका होमवर्क है, आप लोग को अच्छे से करना है कि फॉर्मूला बनाना है आपको सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम का फॉर्मूला होता है Na और ऑक्साइड का होता है, ठीक है, O। अब सोडियम की वैलेंसी क्या होगी और ऑक्साइड की वैलेंसी क्या होगी, ये आप लोगों को देखना है और फिर उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए सोडियम की वैसे 1 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, तो Na2O सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे बनाने हैं। एग्जाम्पल में भी हम लोग को दे रखा है, ये सब करना है। अब देखते हैं ये वाला पार्ट, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट काफ़ी घुमाने वाला होता है सर, बट होता भी बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हम लोगों ने पहले मॉलिक्यूलर आगे के सेक्शंस में डिस्कस किया है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि एक एटम का कितना भार होगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन 12 एटम। मतलब कार्बन 12 क्या मतलब है, कार्बन को हम लोग 12 भागों में डिवाइड कर देंगे और उसके एक भाग से बाकी किसी दूसरी चीज़ को कंबाइन करेंगे, तो हम लोग एटॉमिक मास कार्बन 12 एटम के मास के कंपैरिजन के बेसिस पे निकालते हैं। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, बहुत सारे एटम मिलकर के बनते हैं, तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लगाया था वो मॉलिक्यूलर मास में भी लगा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। तो सारे के सारे जो एटम्स हैं सबको सम कर दो, जितने भी एटम्स हैं ना आप सबका एडिशन कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। जितने भी एटम्स हैं सबका आप सम कर दीजिए तो मॉलिक्यूलर मास आपका निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास होता है किसी भी सब्सटेंस का सम, सारे के सारे जितने भी एटम्स हैं ना, सबके सारे के सारे एटम्स का जो मास होगा उसको आप सम कर दीजिए और आपका मॉलिक्यूलर मास निकल आएगा। मतलब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने भी एटम है सबका सम कर दो, आपका निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास। देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन द एटॉमिक मास यूनिट्स, है ना, रिलेटिव मास फिर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हम लोग को निकालना है H2O का। तो एटॉमिक मास हमें पता है हाइड्रोजन का। देखिए एटॉमिक मास की टेबल आपकी बुक में गिवन है, आपको वो याद करनी है। मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था। यहाँ पर देखिए एटॉमिक मास की टेबल आपको गिवन है, यहाँ पर है, कहाँ गई, ये रही। ये सारे के सारे एटॉमिक मासेस हैं, इनकी टेबल है, ये आपको याद करनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और अभी हमने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12। इस तरीके से ये सारे आपको याद होने चाहिए। हाँ, तो जैसे कि वाला जो न्यूमेरिकल है इसको देख लेते हैं हम। तो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का 1, हमें किसका निकालना है, हमें H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का 16, तो H2O है। H की वैल्यू क्या है 1, मगर H यहाँ पर 2 है, क्योंकि H2O है तो 1 × 2 और प्लस कर देंगे किससे, इसको
16 से। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है 16, तो यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। एटॉमिक मास निकालने के लिए जो भी चीज़ें गिवन है ना, बस उनका क्या करना है, आपको एटॉमिक मास लिखना है और सबको ऐड कर देना है। उनके सबके पावर वगैरह लगी हुई है, 2 लगाए 3 लगाए तो उससे मल्टीप्लाई भी कर देना है बस। जैसे H2O था तो आपने H की वैल्यू क्या होती है 1, H का एटॉमिक मास 1 है और इस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है। फिर उसके बाद O क्या है, O तो 1 ही है, तो 1 को आपने 16 से, वैसे 1 से भी नहीं करेंगे तो प्लस 16 भी लिख देंगे तो भी बिल्कुल वही बात हो जाएगी। अब हमारा HNO3, ये देखिए यहाँ पे है HNO3 का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ H का एटॉमिक मास क्या है 1 है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास हमने देखा था 14 होता है। तो HNO3 और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो H की जगह 1 रख दिया, प्लस नाइट्रोजन की जगह क्या रख दिया हम लोगों ने 14 रख दिया, प्लस ऑक्सीजन की जगह 16 इंटू 3 रखेंगे ना, क्योंकि देखिए O के साथ 3 जुड़ा पड़ा है, तो 16 इंटू 3, 16 3 जा होता है 48। तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया, फिर यहाँ पे ये 14 आ गया और 16 इंटू 3 48, इन सबको ऐड कर देंगे तो 63 यूनिट हमारा बन जाएगा। अब आती है देखिए यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। तो फॉर्मूला मास यूनिट क्या होती है, मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, पूरा इज अ सम ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब बहुत सारे जैसे जितने भी सब्सटेंस हैं उनका सबका हम सम कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला यूनिट मास निकल जाएगा। और बिल्कुल सेम मैनर में निकालते हैं जैसे कि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। ओनली डिफरेंस ये होता है कि वी यूज़ वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड इज डिस्कस्ड अबव, तो फॉर्मूला यूनिट जो सोडियम क्लोराइड की है वो ऐसे निकल जाएगी। सोडियम का होता है हमारा 23, ठीक है, और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए फॉर्मूला यूनिट हमें निकालनी है कैल्शियम क्लोराइड की। कुछ नहीं है, उससे पहले हम लोगों ने सबको ऐड किया था, इसमें भी हम लोगों को ऐड ही करना है, कुछ और अलग करना ही नहीं है। फॉर्मूला यूनिट भी ऐसे निकालते हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, बस इसमें हमारा पूरा फॉर्मूला निकल जाता है। मॉलिक्यूलर मास जैसे उसका हमें NO का निकाला था, बट ये क्या है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। तो CaCl2, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40 और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, सॉरी पॉइंट पहले लगा दिया, 35 कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5। अब 35.5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5 इंटू 2 होता है 70, ठीक है, सॉरी 71 होता है, 35 इंटू 2 होता है 70, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 11, 3 2 जा 6, हाँ 71 आ गया। तो ये होता है 71, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन 71 होता है और एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम होता है 40, तो 40 इंटू 71 ये हो जाता है 111 यूनिट। अब हमारा ये वाला हो गया मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह। अब हमारा थोड़ा सा बचा है चैप्टर, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट भी काफ़ी और टफ भी है, मोल कॉन्सेप्ट। देखिए मोल कॉन्सेप्ट में ना टाइम लगेगा काफ़ी, तो वो ना हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो ये तो 1 घंटे का पहुंच जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है तो मेरे को आपको काफ़ी अच्छे से समझाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे ना, एग्जाम्पल्स जितने भी इसमें गिवन है वो सारे के सारे हम देखेंगे। तो जल्दी आ जाएगा, इस वीडियो के तुरंत बाद ही, थोड़ी देर बाद ही वो वाला वीडियो पे मैं अपलोड कर दूँगी, क्योंकि अभी बना रही हूँ मैं जल्दी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और आप लोग इंटेक्स क्वेश्चंस के लिए कह रहे थे, तो मैंने सोचा हुआ है पहले आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो इंटेक्स क्वेश्चंस करें हम, तो क्योंकि फिर इंटेक्स क्वेश्चंस करने लग जाएंगे तो चैप्टर होने में टाइम लग जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। सो प्लीज़ कोप विद अस, जल्दी ही हम इंटेक्स क्वेश्चन भी कवर कर देंगे। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो हैं वो तो जल्दी से जल्दी लेकर के ही आए जाएँ। तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो पार्ट आपका मोल कॉन्सेप्ट रह गया था, फाइनल पार्ट है ये, और इससे पहले हम ये सारी की सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये क्या होता है, देखिए, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से और पानी बना रहे हैं। ये रिएक्शन जो है ये इंडिकेट करती है कि 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के कंबाइन करते हैं विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब 2 मॉलिक्यूल, देखिए 2 मॉलिक्यूल हैं किसके, हाइड्रोजन के, यहाँ पे देखिए 2,
है ना, 2 है ना, तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, ये मिल रहा है तो 2H2O बन जाता है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। तो हमें ये नीचे वालों को नहीं देखना है, नीचे वाले नहीं होते हैं मॉलिक्यूल कितने होते हैं, ये इसके आगे ऐसे करके लगा होगा, ये इसके ये वाला मॉलिक्यूल होगा इसका, ठीक है। जैसे कि O2 है तो O2 के आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बनाते हैं। 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स combine with 32 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म 32 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। 4 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, 4 कैसे, देखो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1, तो यानी कि 2 × 1, तो इससे फिर उसके बाद फिर आगे 2 × 2, क्योंकि 2 बार 2 है ना, तो 2 × 4, तो यानी कि 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 16, 16 2 × 32, है ना, 16 2 × 32, वैलेंसी नहीं सॉरी एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो 16 × 32, 32 + 4 यानी कि 36 यूनिट बन रही हैं वाटर मॉलिक्यूल की। तो वी कैन इन्फर, हम इससे ये इन्फर कर सकते हैं दैट क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, क्वांटिटी जो होती है सब्सटेंस की वो करेक्टराइज कर सकते हैं हम लोग मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। सेकेंड में हम लोगों ने मास से करेक्टराइज करी है, ऊपर से हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम से करेक्टराइज करी है। तो इससे हमें समझ में आता है कि क्वांटिटी कितना होगा सब्सटेंस, वो हम लोग करेक्टराइज कर सकते हैं या तो उसके मास से या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। बट केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। बट जो केमिकल रिएक्शन होती है पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें बताती है कि कितने एटम्स हमारे रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए हाइड्रोजन के 2 कर रहे हैं, ऑक्सीजन के 1 कर रहे हैं और वाटर के 2 यूनिट बन रही हैं। हमें केमिकल रिएक्शन से ये चीज़ समझ में आ जाती है। केमिकल रिएक्शन हम लोगों को इंडिकेट्स डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन। देयरफॉर इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स रादर देन देयर मासेस। तो इससे क्या समझ आता है कि हम लोगों को ना नंबर ऑफ एटम से, अगर जब हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, अच्छा 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम है, कितने एटम है, वो हमारे लिए आसान होता है रादर देन हमें अच्छा 36 इसका मास है, ओहो तो इसके अंदर क्या क्या होगा, तो वो चीज़ हमारे लिए ना कन्फ्यूजिंग हो जाती है। हम लोग अगर किसी चीज़ को नंबर ऑफ एटम से रिप्रेजेंट करें ना, तो उस चीज़ को समझ पाना और चीज़ को देख पाना हमारे लिए कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। सो नई यूनिट हम लोगों ने मोल निकाली, वॉज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। मोल, अब ये मोल क्या है, द मोल सिंबल MOL, मोल पूरा होता है इसका सिंबल MOL होता है, इज द SI यूनिट। SI यूनिट जैसे कि भार की kg होती है ना, लेंथ की मीटर किलोमीटर होती है, इसी तरीके से मोल इज द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि भाई सब्सटेंस में अमाउंट कितना है ये सब्सटेंस, तो वो SI यूनिट होती है, उसका होती है मोल। मतलब मोल हमें बताता है कि क्या है ये। 1 मोल कंटेन्स एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻23 एलिमेंट्री एंटिटीज़। मतलब 1 मोल में किसी भी चीज़ के इतने एंटिटी होगी, 6.022 × 10⁻23, याद करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। This number is fixed, is the fixed numerical value of a Avogadro constant Na when expressed in the mole unit मोल स्क्वायर, ठीक है, इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। तो ये 6.022 आपको यहाँ तक करना है, सिर्फ इसको आगे का भूल जाइए। 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ये एवोगाड्रो नंबर है। क्या है ये, एवोगाड्रो नंबर, Na बोलते हैं इस एवोगाड्रो नंबर को, ठीक है। The amount of substance symbol N of a system is a measure of the number of specified elementary entities। तो ये हम लोगों को बताता है कि कितनी entities उसमें present है। Elementary entity may be an atom, जो entity है जिसकी वैल्यू 6.022 है, वो कुछ भी हो सकती है, वो एक एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और एनी अदर और भी कुछ भी हो सकता है। जो एंटिटी के नाम पर हम कुछ भी उसको बता सकते हैं कि या शायद ये चीज़ होगी। मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स इतने स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। तो मोल क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम दैट कंटेन्स 6.022 × 10⁻23 स्पेसिफाइड एलिमेंट्री एंटिटीज। तो मोल जो होता है ना, वो हमें बताता है कि जो चीज़ है उसमें इतनी एंटिटी होगी। मोल हमें बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसमें इतनी एंटिटी होगी। 1 मोल की ये वैल्यू होती है, 1 डजन की 12 NOS होती है, 1 ग्रॉस की 144 NOS होती है। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 1 मोल का पता करना ज़रूरी है।
अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया तो आपको इतना याद करना है कि 1 मोल की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है, क्योंकि आपके लिए यही काम का है। बाकी ये साइंटिस्ट के काम का है कि अच्छा हम लोग इसको एटम में भी नहीं ले रहे, हम लोग इसको मास में भी नहीं ले रहे, हम लोग तो इसको मोल में लेंगे। बिसाइड बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर डजन और अ ग्रॉस। दिस एडवांटेज इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। क्योंकि ना इन्होंने क्या किया है, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के जो मोल का मास होगा ना वो हमेशा फिक्स ही रहेगा, बदलेगा नहीं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम्स। ठीक है, तो ये जो होता है ना वो एटॉमिक मास इतना है तो इसका मोलर मास इतना होगा, हर चीज़ ना फिक्स कर रखी है। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट गिव्स अस मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास से हमें क्या पता लगता है कि जितनी भी यूनिट है ना उसकी, उन सबको हम लोग ऐड कर लेते हैं, हमारे पास एटॉमिक मास आ जाता है। टू गेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट इट इज़ मोलर मास। मास ऑफ 1 एलिमेंट, उसका एक एलिमेंट, एक आयन हो, एक एटम हो, एक मॉलिक्यूल हो, तो हम लोग क्या करते हैं, टू गेट मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट दैट इज मोलर मास वी हैव टू टेक सम न्यूमेरिकल वैल्यू बट द चेंज ऑफ द यूनिट U to G। मोलर मास ऑफ एन एटम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। मोलर मास को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। हाइड्रोजन का वैसे हम लोग 1G लिखते हैं, बट हम लोग अगर हम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U लिखेंगे, सो ग्राम एटॉमिक मास 1G हो जाएगा। सिर्फ अगर हम एटॉमिक मास लेंगे तो हम U लगाएंगे, ग्राम एटॉमिक मास लेंगे तो G लगाएंगे। तो देखिए हमें अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है कि 1 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन में तो एक एटम होगा हाइड्रोजन का, बट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में ना हम लोग 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें 16 यूनिट हैज़ ओनली 1 एटम, 16 यूनिट जो है वो एक एटम होगा, बट 16 ग्राम जो होगी ना, ये याद रखना, अगर 16 ग्राम हैज़ 1 मोल एटम, 16 ग्राम का एक मोल एटम होगा, यानी कि 6.022 10⁻23। तो देखिए यहाँ पे ना आपको शायद मे भी कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट सिंपल सी बात यह है, अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसकी भी यूनिट 6.022 10⁻23 होगी। अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसकी भी यही होगी, 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसकी भी यही होगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये ज़्यादातर केमिस्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी काउंटिंग मेजर के लिए, कि मतलब अगर 1 है ना तो उसका 1 मोल यही होगा। 1 मोल की जो वैल्यू होगी ना वो हर एक एटम के लिए, क्योंकि हम लोगों ने एटॉमिक मास और मोलर मास, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ये तो हर एटम का बदलता रहता है, बट जो मोलर मास है ना, अगर कोई एटम एक है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, सबका 1 मोल का जो मास होगा वो 6.022 10⁻23 नंबर ही होगा। रिलेटिव मास इन ग्राम्स हम लेके चलते हैं, सबकी वैल्यू यही आती है। अब देखिए न्यूमेरिकल से आपको और अच्छे समझ में आएगा, इसकी थ्योरी तो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी नहीं। एक बार ये देखते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम का क्या होगा, ये 6.022 10⁻23। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, 6 यही होगा एटम ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल क्या होगा, यही होगा। 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, यही होगा। मतलब चाहे कुछ भी हो, अगर हमें उसका 1 मोल का डेटा निकालना है ना, कि 1 यही होगा 6.022 10⁻23 नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। और अगर हम लोग 1 मोल ऑफ कार्बन एटम उसमें निकालें तो वो 12 ग्राम होगा, है ना, क्योंकि 12 होता है उसका एटॉमिक मास कार्बन का, फिर हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर रिलेटिव एटॉमिक मास को हमें उसका किसी भी एटम का अगर हमें एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास पता होना चाहिए, बट अगर हम लोगों को उसके मोल्स निकालने हैं ना, तो अगर हमें कोई भी हो, कार्बन हो, उसके लिए हम लोग 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, जितने भी एटम्स ऑफ कार्बन हैं, अब अगर 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इसी नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे वो कार्बन हो, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर निकल आएगा। बट अगर आपको एटॉमिक मास के टर्म में निकालना है तो आप लोगों को उसका मास पता होना चाहिए, बट आप मोलर मास के टर्म्स में निकालेंगे तो आपको 6.022 10⁻23 से ही मल्टीप्लाई कर दें और आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए केमिस्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ ये हो जाती है। अब कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपको मोल्स निकालने हैं 52 ग्राम ऑफ हीलियम के। फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मोल फ्रॉम मास से हमें निकालना है। जब भी हम लोगों को मोल फ्रॉम मास से निकालना होता है ना, तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मोलर मास, ठीक है, तो हमें एवोगाड्रो नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, यूनिट में। मोलर मास ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, मोलर मास हमेशा ग्राम में हम लिखते हैं, मतलब एटॉमिक मास ही होता है, बट हम उसको यूनिट मोलर की जब मोलर मास हो जाएगी तो
ग्राम लग जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स, हमें क्या बोला गया है निकालने के लिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स होंगे ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग को गिवन क्या है, हम लोग को गिवन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम ऑफ हीलियम है, हमें इनमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। 52 ग्राम हमें गिवन है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास हमारा क्या है 4 है ना, ये देखिए मोलर मास 4 है और गिवन मास हम लोगों को 52। आप सोच रहे होंगे ये भी तो गिवन है, बट ये एटॉमिक मास है ना। गिवन मास हमें यहाँ पर गिवन है 52 ग्राम, क्योंकि इसका 1 ग्राम का मास तो हमारा क्या होता है 4 होता है, बट ये कितने ग्राम है, ये तो 52 ग्राम्स है ना। तो 52 ग्राम्स का गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 52/4 करके हम लोग निकाल लेंगे। अब हमें सेकंड में दिया हुआ है ये 12 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल से निकालना है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल से जब हमें निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। जब हमें पार्टिकल्स दिए होते हैं ना, आपको ये याद रखना है, जब भी हमें पार्टिकल्स गिवन है तो हमें एवोगाड्रो नंबर लगाना है, और जब भी हम लोगों को ये गिवन है ना कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किससे, फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास, मास से निकालना है, तो हम लोग अपना नॉर्मल प्रोसीजर गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, वो लगा देंगे। बट हमें पार्टिकल्स से है ना, अगर गिवन पार्टिकल लिखा हुआ है तो हम लोग को एवोगाड्रो नंबर लगाना होता है। कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, तो 0.5 मोल, अब देखिए यहाँ पे मोल्स गिवन है ऑफ नाइट्रोजन गैस, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मास फ्रॉम मोल ऑफ मॉलिक्यूल से निकालना है। तो हम लोगों को पता है ये हमारे इतने मोल हैं, तो गिवन मास हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मोलर मास का फॉर्मूला होता है मोलर मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ये वाला फॉर्मूला पुट करना है, देखिए ये वाला नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को ना मोलर मास गिवन है इसमें, और हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मोलर मास 0.5 नंबर ऑफ मोल है, हमें क्या निकालना है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन है और हम लोगों को मोलर मास निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 28 × 0.5, सिर्फ यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला फॉर्मूला आप याद, यही दो फॉर्मूले लगने हैं, एक्चुअली फॉर्मूले सिर्फ यही दोनों हैं इसमें, और कोई फॉर्मूले है ही नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यही नंबर ऑफ मोल्स के ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करना है, बिल्कुल दिमाग में बसा लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, यही तो लगा रखा है। अब देखिए हम लोगों को क्या निकालना है, इसमें हम लोगों को मास निकालना है, तो हम लोगों को मोलर मास गिवन है और नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो गिवन मास निकालने के लिए हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब मास इज इक्वल्स टू मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, सेकेंड वाले में भी हमें यही निकालना है। पहले हमें 0.5 के लिए निकालना था, N2 गैस के लिए। अब N2 था ना, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14 इंटू 2 करें, क्योंकि N2 के लिए था, बट यहाँ पे सिर्फ N के लिए है, तो यहाँ पर हम लोगों को सेकेंड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ 14 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें क्या गिवन है, ये देखिए हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है, तो नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स निकालने होते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है और एवोगाड्रो नंबर 6.022 10⁻23, ये से ये कट जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1/2, है ना। तो बस ये आ गया, फिर हमने इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दिया। 14 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स के लिए निकालना था ना हमें। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, गिवन मास मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया था। इसी तरीके से सारे के सारे हो जाएंगे। बस 6.022 ये नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, जैसे ये वाला था, अब इसमें हमें N2 मॉलिक्यूल निकालने हैं नीचे वाले में। तो हम लोगों ने ये जो पूरा ये वाला प्रोसेस किया था, इसमें हम लोगों को 28 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा करना है। इसमें हम लोगों को इतने पार्टिकल्स थे और N2 का था, तो 28 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.022, क्योंकि दोनों क्यों लिखे हैं, क्योंकि एवोगाड्रो नंबर तो नीचे लिखा जाता है, तो वो तो हमारा यही है, और इसमें हमें गिवन भी यही है, इससे कट जाएगा, डायरेक्ट 28 आंसर आ जाना है फिर हमारा।
अब यही है, देखिए कुछ है नहीं इसमें, होपफुली आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है ना तो मैं दोबारा बना दूंगी वीडियो। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ना 2-3 फॉर्मूलाज है वो याद कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।